ठीक है, तो फिर चालू करते हैं आज की क्लास। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग स्टूल का फॉर्मेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में, और स्टूल जो है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है। तो स्टूल के फॉर्मेशन से लेके फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोगों ने इसके पहली वाली क्लास में देख लिया था। तो आज हम लोग स्टूल के फिजिकल और केमिकल एग्जामिनेशन के अलावा हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि स्टूल का केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो कल हम पिछली बार की क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशन और स्टूल की सब चीज़ों के बारे में बात कर ली थी। तो आज हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे स्टूल के केमिकल एग्जामिनेशन से। ठीक है, तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से ये सब चीज़ों पर बात कर ली थी उस दिन। तो आज हमारी डायरेक्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी स्टूल के केमिकल एग्जामिनेशन से। तो देखो, स्टूल में 3 टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं, वो सबको पता ही होगा। मैं एक बार इसको वापस से देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने तीनों चीज़ों को एक साथ कंबाइन किया हुआ है इधर। देखो, स्टूल में हाँ 3 टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं। एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल और तीसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। तो हम लोगों ने इसके पहले वाली जो क्लास 1 है हमारी स्टूल एग्जामिनेशन की, उसमें हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करी कि स्टूल को कैसे हम लोग आंखों से देखकर उसका कलर, कंसिस्टेंसी, ऑडियो और स्मेल और उसके म्यूकस वगैरह और ब्लड को देख करके हम बता सकते हैं, जो कि हम लोग आंखों से देख सकते हैं। तो क्या बीमारी हो सकती है। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे सिर्फ आंखों से देखने की बात नहीं करेंगे, हम लोग इस बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो कि स्टूल के अंदर पाए जाते हैं, नॉर्मली नहीं पाए जाते हैं, जैसे ओकल्ट ब्लड हो गया हमारा, या फिर रिड्यूसिंग शुगर हमारी हो गई। ठीक है, या फिर हमारे कुछ फैट ग्लोब्यूल्स वगैरह हो गए, तो जो ये हम लोग आंखों से जिनको नहीं देख सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि स्टूल में हमारे डिजॉल्व है, घुले हुए हैं, तो उनको हम लोग केमिकल के द्वारा पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अलग अलग केमिकल, जैसे कि अगर ओकल्ट ब्लड पता लगाना है तो बेंजीडीन पाउडर डाल के हम लोग पता लगाएंगे। वहीं अगर फैट पता लगाना है तो हम लोग यहाँ पे स्टैनिंग वगैरह कर सकते हैं। फैट की स्टैनिंग जो हमारी होती है, सूडान सूडान ब्लैक, सूडान रेड करके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कैसे हम लोग अलग अलग केमिकल का यूज़ करके हम लोग स्टूल में घुले हुए एबनॉर्मल चीज़ें जो कि हमारी हो सकती है, ब्लड हो सकता है, फैट हमारा, तो उनका हम लोग पता लगा सकते हैं। या फिर हमारी हो सकती है शुगर, जैसे हम लोग यूरिन में शुगर का टेस्ट करते थे, हम लोग यहाँ पे बेनेडिक्ट रिएजेंट यूज़ करके अलग अलग कलर देख करके, वैसे ही हम लोग यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर हम लोग करेंगे स्टूल में भी। उससे हमको पता चलेगा कि जो है रिड्यूसिंग शुगर जो है, या फिर रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो है शुगर के, जो है लैक्टेट वगैरह या फिर ग्लूकोज, तो कितनी मात्रा में हमारे स्टूल में मौजूद है। तो वो सब चीज़ों का हम लोग केमिकल एग्जामिनेशन में बात करेंगे। देन जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात करेंगे, तो हम लोगों ने जैसे यूरिन में देखा हुआ था, वैसे ही हम लोग यहाँ माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो हमको सेल्स दिखाई देंगी, आरबीसी, बस सेल्स या फिर इपिथेलियल सेल्स। लेकिन इनके साथ साथ हमको यहाँ पे पैरासाइट्स भी दिखाई देंगे, या पैरासाइट्स के हमको यहाँ पे एग दिखाई देंगे, सिस्ट दिखाई देंगे, लार्वा स्टेज दिखाई देगी, तो सब स्टेज पैरासाइट की दिखाई देगी, फंगस दिखाई देंगे, बैक्टीरिया दिखाई देंगे। तो जो जो चीज़ें हमको स्टूल में माइक्रोस्कोप में दिखती हैं, चाहे वो हम लोग हमारे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से रिलेटेड हो, या फिर फॉरेन एंटीजेंस जैसे कि हमारे पैरासाइट्स हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, तो उन सब चीज़ों को हम लोग माइक्रोस्कोप में कैसे देखते हैं, कैसे हम उसका सेडिमेंट प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि आयोडीन प्रिपरेशन हो गया, फिर नॉर्मल सलाइन प्रिपरेशन हो गया। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर लास्ट तक रहेंगे इस वीडियो के, तो हम लोग केमिकल और माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में आज सीखने वाले हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। कहाँ गया भाई, केमिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, ठीक है। तो केमिकल एग्जामिनेशन में क्या, ऐसे केमिकल्स या फिर ऐसी चीज़ें जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, या फिर हमको उनसे रिलेटेड बीमारियों का पता लगाना है, तो वो हम लोग यहाँ पे केमिकल एग्जामिनेशन के थ्रू पता करते हैं कि ऐसे कोई केमिकल्स तो मौजूद नहीं है जो कि हमको नुकसान पहुंचाएंगे। इस पर ब्लड है जो कि हमको बताता है कि हमारे बॉडी के अंदर कहीं ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे केमिकल एग्जामिनेशन में पता करते हैं। ठीक है, ऐसी एबनॉर्मलिटी जो कि केमिकल के द्वारा हम पता लगाते हैं। तो कौन कौन से केमिकल एग्जामिनेशन टेस्ट करते हैं हम लोग, करते हैं ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, मतलब कि ऐसा ब्लड जो कि स्टूल में छुपा हुआ है, हम लोग को नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा हमारा होता है रिड्यूसिंग सब्सटेंस टेस्ट। रिड्यूसिंग सब्सटेंस में हमारा आता है, जैसे कि हमारी हो जाए ग्लूकोज हो सकती है, हमारा लैक्टेज हो सकता है, लैक्टेड जो शुगर हमारी होती है, तो उन शुगर के बारे में हम लोग यहाँ पता करते हैं रिड्यूसिंग सब्सटेंस में। तीसरा हमारा होता है फैट टेस्ट। तो फैट टेस्ट में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारी बॉडी जो है फैट का प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर बॉडी प्रॉपर तरीके से फैट का एब्जॉर्प्शन ना करे, माल एब्जॉर्प्शन हो जाए, ठीक है, या फिर बिलिरुबिन प्रॉपर तरीके से ना आ पाए हमारे इंटेस्टाइन में, या फिर हमारी जो बॉडी जो एंजाइम, जो फैट को तोड़ने वाले जो एंजाइम्स रहते हैं, पेंक्रियाज, वो रिलीज ना करें, तो हमको यहाँ पे फैट जो है वो स्टूल में देखने के लिए मिलता है।
ठीक है। जब फैट स्टूल में देखने के लिए मिलता है तो उसको हम लोग यहाँ पे स्टेटोरिया बोलते हैं। स्टेटोरिया एक कंडीशन है जिसमें कि फैट जो है हमारे स्टूल में आने लगता है, ठीक है। तो हम लोग 3 केमिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे। पहली बात करेंगे ओकल्ट ब्लड की, दूसरी बात करेंगे रिड्यूसिंग सब्सटेंस की और तीसरी बात करेंगे यहाँ फैट टेस्ट की। इन तीनों के बारे में हम लोग एक-एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओकल्ट ब्लड की। तो ओकल्ट ब्लड क्या है? यह टेस्ट स्टूल में छुपे हुए हिडन ब्लड को हम लोग जाँच करने के लिए हम लोग इस ओकल्ट ब्लड टेस्ट क्या करते हैं, जो कि नॉर्मल हमको नेक्ड आइज से नहीं देखने के लिए मिलता है। नॉर्मल देखने के लिए मिल जाएगा तो वो तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हो जाएगा, हमको स्टूल ब्लैक कलर का या फिर रेड कलर का दिखाई दे जाएगा तो वहीं डिटेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर स्टूल ब्लैक नहीं दिखाई दे रहा है या फिर रेड नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो अगर फिर भी हमको लग रहा है कि उसको हो सकता है कि उसको पेट में अल्सर हो या फिर कोई और दिक्कत हो जिस कारण उसकी ब्लड की मात्रा बहुत कम आ रही हो उसको स्टूल में, जो कि हमको नॉर्मल आंखों से नहीं देखने के लिए मिल पा रही है, तो फिर उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑकल्ट ब्लड टेस्ट करते हैं। तो ऑकल्ट ब्लड टेस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजीडीन टेस्ट या फिर बेंजीडीन पाउडर टेस्ट। ऐसे 2-3 नाम से इसको जाना जाता है, बेंजीडीन टेस्ट, बेंजीडीन पाउडर टेस्ट। तो यहाँ पे सीधा सीधा फंडा यही कि हम लोग क्या करेंगे, स्टूल को लेंगे, उसमें हम लोग केमिकल डालेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जो हमारा होता है वो हमारे जो स्टूल में मौजूद जो हमारा ब्लड है, ब्लड में रहता है हीमोग्लोबिन, तो जब उससे रिएक्ट करेगा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है तो एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब वो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो बेंजीडीन पाउडर से या फिर बेंजीडीन रिएजेंट से रिएक्ट करेगा और जब वो बेंजीडीन से रिएक्ट करेगा तो हमको यहाँ पे ब्लू कलर हमको देखने के लिए मिलता है। तो अगर से ब्लू कलर आ रहा है हमारा तो बोलेंगे टेस्ट पॉजिटिव है, ब्लू कलर नहीं आ रहा है, अगर से कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है तो बोलेंगे टेस्ट नेगेटिव है। ऐसे हमको यहाँ पे ब्लू कलर के स्पॉट्स देखने के लिए मिलते हैं जो भी हम लोग पेपर यहाँ पे यूज करते हैं। और आजकल तो इसके लिए किट भी आ गई है फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट करने के लिए, FOB नाम से आती है, फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट करने के लिए, जिसमें अगर से ओकल्ट ब्लड आ रहा है हमारे स्टूल में तो वो टेस्ट में डबल लेने जाती है। जैसे कि हम लोग जब HIV HBCG या फिर BDRL के जब टेस्ट करते हैं जैसे उसमें आती है हमारी लाइन, वैसे ही हम लोग यहाँ पे किट के द्वारा भी टेस्ट कर सकते हैं। तो 2 मेथड है, एक है हमारी बेंजीडीन पाउडर टेस्ट या फिर बेंजीडीन टेस्ट मेथड जिसमें हम लोग स्टूल लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं, फिर उसमें बेंजीडीन पाउडर डालते हैं और ब्लू कलर आता है तो पॉजिटिव है। एग्जाम्स में हमारी बेंजीडीन टेस्ट पूछी जाती है मेथड अलग से। लेकिन एक एडिशनल नॉलेज के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बताया कि फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट भी होती है जिसमें हम लोग यहाँ पे किट के द्वारा पता लगा सकते हैं कि उसके स्टूल में ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारा, ठीक है। कैसे करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा मात्रा में हम लोग स्टूल लेंगे, उसको प्रॉपर मिक्स करेंगे H2O2 के साथ में और फिर उसमें हम लोग ओकल्ट ब्लड, उसमें हम लोग बेंजीडीन पाउडर डालेंगे तो फिर हमको यहाँ पे ब्लू कलर दिखाई देगा, ब्लू कलर आ रहा है तो पॉजिटिव। कब आता है हमारा ओकल्ट ब्लड पॉजिटिव? जब हमारी GI ब्लीडिंग हो रही हो। GI ब्लीडिंग मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो रही हो, अंदर बॉडी में जो हमारी इंटेस्टाइन है वहाँ पे या फिर स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पे अगर से अल्सर वगैरह हो गए हों और थोड़ा बहुत ब्लड अगर से निकल रहा हो वहाँ से जो कि स्टूल में देखने के लिए हमको मिल रहा है तो फिर हमको हमारे यहाँ पे ओकल्ट ब्लड पॉजिटिव आ सकता है। पेप्टिक अल्सर में आ सकता है हमारा, गैस्ट्राइटिस में आ सकता है हमारा और हमारे यहाँ पे हीमोरॉइड्स में आ सकता है। हीमोरॉइड्स मतलब बवासीर होता है जिसमें कि यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो रेक्टम वाला या फिर एनएस वाले जो एरिया होता है वहाँ पे जो वेन्स होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, थोड़ी सी हमारी फूल जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पे थोड़ा सा कट लगने से या फिर जिसको कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से बना हुआ है तो उनको ये दिक्कत देखने के लिए मिलती है। तो उस टाइम पे भी हमको यहाँ पे ब्लड देखने के लिए मिल सकता है स्टूल में हमारे। कोलोरेक्टल कैंसर अगर से किसी को है, मतलब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर वगैरह है तो उसमें ब्लड जो है क्रॉनिक तरीके से थोड़ा थोड़ा आता रहता है तो उस पर हमारा ओकल्ट ब्लड पॉजिटिव आ सकता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इनमें हमारा क्या है, इन सब बीमारियों में हम लोग का क्या है ओकल्ट ब्लड पॉजिटिव आता है। हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग बेंजीडीन पाउडर या फिर बेंजीडीन टेस्ट मेथड से हम लोग यहाँ पे ओकल्ट ब्लड का टेस्ट करते हैं। नई मेथड हमारी किट से भी की जा सकती है। इसका प्रिंसिपल क्या है इसके बारे में बात कर ली हम लोगों ने और कौन कौन सी कंडीशंस में हमारे यहाँ पे ओकल्ट ब्लड हमारा पॉजिटिव आ सकता है। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं रिड्यूसिंग सब्सटेंस की। तो रिड्यूसिंग सब्सटेंस से हम लोग क्या समझते हैं? रिड्यूसिंग सब्सटेंस से हम लोग समझते हैं कि स्टूल में कुछ शुगर्स आ सकती हैं जो कि हम यहाँ पे पता लगाते हैं। तो शुगर कौन कौन सी हो सकती है? हो सकती है लैक्टोज हो, ग्लूकोज हो, गैलेक्टोज हो, फ्रक्टोज हो। तो जो छोटे बच्चों में जो अधिकतर हम लोग जब रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट करते हैं तो जो वो छोटे बच्चे तो सिर्फ दूध ही पीते हैं माँ का, है ना, तो उनका जो शुगर है जो दूध में जो पाई जाती है वो लैक्टोज पाई जाती है। लैक्टोज शुगर दूध में मिलती है हमको, है ना। तो यदि बच्चा जो है प्रॉपर तरीके से लैक्टोज शुगर को पचा ना पा रहा हो, है ना, लैक्टोज शुगर को तोड़ ना पा रहा हो, लैक्टेज उसके बॉडी के अंदर एंजाइम प्रॉपर तरीके से काम ना कर रहा हो, तो फिर वो लैक्टोज जो शुगर है जो कि दूध से मिलती है बच्चे को और एनर्जी प्रोवाइड कराती है बच्चे को, वो शुगर है उसके स्टूल में आने लगेगी।
तो जब उसके स्टूल में शुगर आएगी तो फिर हमको यहाँ पे एडवाइस किया जाएगा कि यार उसका स्टूल का रिड्यूसिंग सब्सटेंस टेस्ट करके बताओ कि बच्चे के स्टूल में जो कि उसकी बॉडी के अंदर जानी चाहिए जो शुगर, जो लैक्टोज शुगर जो उसको एनर्जी देने का काम करनी चाहिए, कहीं वो उसके स्टूल में आ तो नहीं रही है। अगर वो शुगर स्टूल में उसकी आ रही होगी तो हमारे रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा हमारे यहाँ पे। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर हमारे स्टूल में आएगी या फिर जिस बच्चे का हम लोग टेस्ट करें उस बच्चे के स्टूल में आएगी तो उतना ज़्यादा हमको यहाँ पे ग्रेडिंग देखने के लिए मिलती है। तो ग्रेडिंग कैसे देखने के लिए मिलती है, अगर से रिड्यूसिंग शुगर अगर नहीं आ रही है तो हमको यहाँ पे जो हमारा बेनेडिक्ट रिएजेंट रहता है वो ब्लू कलर का होता है, तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। या फिर आएगी अगर से तो फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज या फिर रेड कलर चेंज होगा। उसके हिसाब से हम उसको ग्रेडिंग कर सकते हैं कि 1+ ग्रीन आ रहा है तो येलो आ रहा है तो 2+, 3+ अगर ऑरेंज आ रहा है 4+ आएगा अगर से उसका रेड कलर आ रहा है तो हम लोग इस टाइप से हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि उसके जो स्टूल है या फिर जो बच्चा है या फिर कई बार जो अडल्ट लोग होते हैं उनमें भी लैक्टोज इंटॉलरेंट पैदा हो जाते हैं। मतलब कि जब जो बड़े भी हैं अगर से दूध का प्रॉपर तरीके से पाचन न कर पाए, लैक्टोज एंजाइम जो लैक्टेज एंजाइम जो होता है वो उनकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से ना बने, तो अगर वो दूध वगैरह पीते हैं तो उनको थोड़ा सा पेट भारी लगेगा या फिर उनकी स्टूल में हमको यहाँ पे रिड्यूसिंग सब्सटेंस देखने के लिए मिल सकते हैं जो कि कुछ नहीं हमारा लैक्टोज ही होगा। हमारा लैक्टोज के अलावा ग्लूकोज, गैलेक्टोज और यहाँ पे फ्रक्टोज भी आ सकता है और इन चारों टाइप की शुगर को हम लोग यहाँ पे रिड्यूसिंग सब्सटेंस में हम लोग काउंट करते हैं और इनका पता हम लोग यहाँ पे बेनेडिक्ट रीजेंट टेस्ट से हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो होता क्या है, जो रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर में कोई भी यहाँ पे चीज़ हो सकती है, हो सकता है ग्लूकोज हो सकता है लैक्टोज हो। तो कोई भी रिड्यूसिंग शुगर है जब वो बेनेडिक्ट रीजेंट से रिएक्ट करती है तो हमारे यहाँ पे CuSO4 सी रिएक्ट करती है और ऑक्सीजन यहाँ पे निकलता है और ऑक्सीजन के बाद हम लोग यहाँ पे एक हमारा कॉपर ऑक्साइड हमारा एक यहाँ पे बनता है सब्सटेंस जो कि हमारे यहाँ पे रेड कलर का होता है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे CO2 बनेगा हमारा, Cu2 बनेगा जितना ज़्यादा हमारा, तो उतना ज़्यादा हमको यहाँ पे रेड कलर देखने के लिए मिलेगा। और रेड कलर हमको यहाँ पे जब ब्लू और रेड मिक्स होता है तो थोड़ा सा मिक्स होगा तो वो ग्रीन कलर दिखाई देगा हमको, तो और ज़्यादा मिक्स होगा तो येलो और फिर और ज़्यादा रेड, जैसे जैसे रेड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कलर हमको यहाँ पे रेड की तरफ शिफ्ट होते हुए मिलता जाएगा और लास्ट में हमको यहाँ पे प्रॉपर ब्रिक रेड कलर का हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि क्यों हम लोग अगर कर रहे हैं वो हम लोगों ने देख लिया कि इन शुगर का पता लगाने के लिए कैसे हम लोग करते हैं बेनेडिक्ट एजेंट से, वो बात कर ली हम लोगों ने यहाँ पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्यों आती है लैक्टोज शुगर। तो जब किसी को लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी अगर हो, किसी बच्चे को हो सकती है, किसी अडल्ट को हो सकती है, तो उस टाइम पे जो लैक्टोज जो है, देखो लैक्टोज क्या है, लैक्टोज एक शुगर है जो कि हम खाने में ले रहे हैं या फिर दूध में हम लोग पी रहे हैं। लैक्टोज शुगर को तोड़ता है हमारा लैक्टेज एंजाइम, उसको सिंपल शुगर में तोड़ता है और उसको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लायक बनाता है। ठीक है, लैक्टेज एंजाइम। अगर वो लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब वो लैक्टोज को तोड़ ही नहीं पाएगा, तो फिर लैक्टोज जब टूटेगा ही नहीं हमारे खाने के बाद तो वो कहाँ आएगा, स्टूल में आएगा डायरेक्ट। तो अगर किसी को लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो फिर लैक्टोज इंटॉलरेंट उसको हम लोग बोलते हैं और उस कंडीशन में हमको यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया हो या फिर किसी को माल एब्जॉर्प्शन हो, मतलब हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट या फिर हमारा लैक्टेज या फिर इन ग्लूकोज जो हम लोगों ने अलग अलग टाइप की शुगर्स देखी, इन शुगर्स का माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम किसी को हो, सीलियक डिसीज किसी को हो, तो इन सब कंडीशन में हमको यहाँ पे स्टूल में हमको यहाँ पे रिड्यूसिंग सब्सटेंस या फिर बोले तो हमको यहाँ पे शुगर देखने के लिए मिलती है। इसका पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे बेनेडिक्ट टेस्ट एजेंट करते हैं, अलग अलग कलर के हिसाब से हम लोग उसको ग्रेडिंग दे देते हैं और जो आता है वो हम लोग रिपोर्टिंग उसको कर देते हैं। उसके हिसाब से हम लोग को पता चलता है कितनी ज़्यादा मात्रा में शुगर उसकी बॉडी से स्टूल में जा रही है। तो हम लोग बात के लिए रिड्यूसिंग सब्सटेंस की, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। हम लोगों ने इतना आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हर किसी को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो हम लोगों ने बात करी ऑकल्ट ब्लड की, ठीक है, ऑकल्ट ब्लड सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने बात करी रिड्यूसिंग सब्सटेंस की जिसमें हम लोग शुगर डिटेक्ट करते हैं। अब लास्ट हमारा आता है फैट के बारे में। तो अगर स्टूल में फैट आ रहा है, स्टूल में फैट आ रहा है तो फैट आ रहा है अगर से, तो स्टेटोरिया उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें हमारा स्टूल में फैट आता है। उसको हम लोग डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूल में फैट आना मतलब हम लोग के यहाँ पे स्टेटोरिया कंडीशन कहलाती है। इसके लिए हम लोग अलग अलग केमिकल टेस्ट की बात कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग सोडान 3 टेस्ट एक होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं स्टूल का स्मीयर बनाते हैं, जैसे ब्लड स्मीयर बनता है इस टाइप से ही। मेथड वैसे नहीं रहती है कि स्प्रेड करके बनाए हम लोग यहाँ पे, और हम लोग स्टूल को फैलाते हैं स्लाइड में और फिर हम लोग उसको ड्राई करते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे उसको स्टेन करते हैं। तो जब हम लोग उसको स्टेन करेंगे यहाँ पे तो हमको जो हमको यहाँ पे रेड कलर का जो सब्सटेंस सारा दिखाई दे रहा है, सोडान 3 स्टेन करने के बाद हमको यहाँ पे जो फैट होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है, रेड कलर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है। अगर रेड कलर आ रहा है
स्टूल में किसी का स्टैन करने पर, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि उसका सूडान टेस्ट पॉजिटिव है या फिर सूडान स्टैन उसका पॉजिटिव है और उसका जो है फैट जो है स्टूल में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एसिड स्टेटोरी करके हम लोग यहाँ टेस्ट कर सकते हैं, एसिड स्टेटोक्रिट ऐसा नाम है ना। ठीक है, इसको हम लोग एक्चुअली इसमें होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, पहले स्टूल को लेते हैं एक प्रॉपर एक ट्यूब में, उस ट्यूब में प्रॉपर लेकर के नॉर्मल सलाइन उसमें थोड़ी सी लेते हैं, नॉर्मल सलाइन के साथ स्टूल को थोड़ा सा घोलते हैं और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने पे हमको क्या दिखाई देता है कि स्टूल अलग हो जाता है, फैट की लेयर अलग हो जाती है और नॉर्मल सलाइन अलग हो जाता है, तो तीनों की हमको लेयर दिखाई देती है। तो जितने परसेंट हमको यहाँ पे फैट की लेयर दिखाई दे, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ परसेंटेज में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि फैट एक्चुअली कितने परसेंट है हमारे स्टूल में। तो जितना ज़्यादा परसेंट होगा मतलब उतनी ज़्यादा सीवियरिटी हो उस व्यक्ति को, मतलब उसकी बॉडी क्या कर रही है कि खाने में जो वो व्यक्ति फैट खा रहा है तो फैट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है उसकी बॉडी। अगर फैट को एब्जॉर्ब अगर नहीं कर रही है उसकी बॉडी तो फैट हमको यहाँ पे स्टूल में देखने के लिए मिल रहा है। अब फैट को बॉडी क्यों ऑब्जॉर्व नहीं करेगी, तो फैट को बॉडी इसलिए एब्जॉर्ब नहीं करेगी कि उसको माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम उसको हो सकता है, उसके पैंक्रियाटिक इनसफिशियंसी हो। पैंक्रियाटिक इनसफिशियंसी में क्या होता है कि पैंक्रियाज जो एंजाइम निकालता है यहाँ पे फैट को तोड़ करके सिंपल लिपिड्स में तोड़ने के लिए, तो वो अगर एंजाइम्स अगर नहीं निकाल रहा है हमारा, ठीक है, तो फिर यहाँ पे फैट की उसको डेफिशिएंसी हो सकती है। तो क्या है कि किस कंडीशन में हमारा फैट आ सकता है स्टूल में, एक हमने बात की माल एब्जॉर्प्शन की कंडीशन में, दूसरा हमारा पैंक्रियाटिक इनसफिशियंसी की कंडीशन में, तीसरा हमारा यहाँ पे सीलिएक डिसीज में। इन तीन कंडीशन में क्या हो सकता है, फैट जो है उस व्यक्ति के स्टूल में आ सकता है। उसको पता लगाने के लिए हम लोग सूडान 3 टेस्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे एसिड स्टीटोरिक, तो इसका नाम इतना खतरनाक है क्या बता सकता हूँ उसको। ठीक है, स्टो स्टीटोक्रिट स्टीटोक्रिट, अच्छा वो जैसे हम लोग वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ब्लड में जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो हेमेटोक्रिट उसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसलिए हम लोग यहाँ पे जो क्रिट जो यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्टीटोक्रिट यूज कर रहे हैं। स्टीटोक्रिट मतलब होता है कि फैट को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्टूल में। तो अगर हम लोग जब होल ब्लड में हीमोग्लोबिन का जब हम लोग डिजोल्व करके उसका परसेंटेज निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे हेमेटोक्रिट। ऐसी अगर हम लोग फैट का जब हम लोग उसको डिजोल्व करके नॉर्मल सलाइन के साथ उसका जब परसेंटेज हम लोग यहाँ निकालते हैं, इसलिए हम लोग स्टीटोक्रेट उसको बोलते हैं। स्टीटोक्रेट मतलब कि फैट की लेयर कितनी ज़्यादा परसेंटेज में हमको दिख रही है। जैसे कि हम लोग जब ब्लड की बात करते हैं तो 45% हमको रेड ब्लड सेल्स दिखता है, हेमेटोक्रेट दिखता है। वैसे यहाँ पे स्टीटोक्रेट जो है वो हमको कितने परसेंट दिख रहा है वो हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल जो हमारा होता है। तो नॉर्मल जो हमारा होता है वो हमारा 7 ग्राम पर डे से ज़्यादा फैट हमारे स्टूल में नहीं आना चाहिए, उससे कम ही रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है, 7 ग्राम पर डे से ज़्यादा आ रहा है तो स्टेटोरिया उसको कंडीशन हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग कैसे पता करेंगे कि 7 ग्राम पर डे से ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे 72 आवर्स तक जो फीकल जो हमारा होता है, फिर स्टूल जो हमारा होता है उसको कलेक्ट करते हैं, 3 दिन का स्टूल कलेक्ट करते हैं और 3 दिन के स्टूल में हम लोग यहाँ पर फैट को मेजर करते हैं कि टोटल कितने परसेंट या फिर कितने ग्राम फैट उस व्यक्ति का निकला हुआ है। तो ये बहुत लंबी प्रोसीजर होती है, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है एक्चुअल फैट कितना बॉडी से निकल रहा है उसको पता लगाने के लिए। लेकिन हम लोग सूडान 3 या फिर हम लोग एसिड स्टेटोक्रेट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग 72 आवर्स फीकल टेस्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो तीन मेथड से हम लोग यहाँ पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति में जो है कितना फैट जो है बॉडी से बाहर निकल रहा है, फिर निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा है। एक्चुअल परसेंटेज अगर फिर एक्चुअल ग्राम में हमको पता लगाना हो तो वो हम लोग यहाँ पे 72 आवर्स फीकल फैट टेस्ट से लगाएंगे पता। बाकी अगर से नॉर्मल हमको करना है तो फिर हम लोग यहाँ पे पता है भी कि नहीं वो पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे सूडान 3 या फिर हम लोग एसिड स्टेटोक्रेट हम लोग यहाँ पे टेस्ट यूज कर सकते हैं। अब देखो एक चीज़ ये है कि अगर से हम जब नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल इसमें जब बनाते हैं हम लोग यहाँ पे नॉर्मल सैलाइन के साथ, तो उसमें भी हमको यहाँ पे ऐसी फैट ड्रॉपलेट्स देखने के लिए मिल जाती हैं स्टूल में। तो इससे भी हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फैट आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस व्यक्ति को। लेकिन एक्चुअल टेस्ट हम लोग करना है तो हम लोग को बाकी और टेस्ट से कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल हम लोग यहाँ पे नॉर्मल सैलाइन से जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अभी हमको यहाँ पर फैट दिखाई दे जाता है। ठीक है, फैट नॉर्मली आता है लेकिन बहुत कम मात्रा में आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता है कि उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग इतने सारे फैट की ग्लोब्यूल्स दिखाई दें उसके माइक्रोस्कोप में। नॉर्मली कम आता है, लेकिन अगर से आता है ज़्यादा मात्रा में तो फिर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं उसको स्टेटोरिया, उसको एक कंडीशन है जिसमें उसके स्टूल में फैट आ रहा है। ठीक है,
ठीक है। तो हम लोगों ने फैट की बात कर ली, ओपल्ट ब्लड की बात कर ली, और रिड्यूसिंग सब्सटेंस की बात कर ली, और फैट की बात कर ली। तो 3 हम लोगों ने केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के बारे में। तो माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के बात जब हम लोग करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे मेन हम लोग उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कौन कौन सी सेल्स आ रही हैं, जैसे आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी, जिसको पस सेल बोलते हैं, इपीथेलियल सेल। फिर हम लोग उसको ऑर्गेनिज्म के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं कि बैक्टीरिया आ रहे हैं या फिर फंगस आ रही हैं। फिर पैरासाइट के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं उसको कि पैरासाइट्स तो नहीं आ रहे हैं। तो पैरासाइट की भी अलग अलग स्टेजेस आती हैं, जैसे कि एग फॉर्म में पैरासाइट आ सकता है, सिस्ट फॉर्म में आ सकता है, ट्रोफोजोइट फॉर्म में आ सकता है, फिर छोटे लार्वा दिख सकते हैं हमको ट्रोफोजोइट के, इसके पैरासाइट के। ठीक है। और हमको अदर सब्सटेंस भी दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में, यूरिन में, स्टूल में। जैसे कि हम लोग को दिखाई दे सकते हैं कुछ मसल फाइबर्स दिखाई दे सकते हैं। अगर किसी को प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से ना हो रहा हो उसकी बॉडी में, तो मसल फाइबर दिखाई देंगे। और हमको यहाँ पे स्टार्च स्टार्च के कुछ हम लोग को पार्टिकल्स दिखाई दे सकते हैं, अगर उसकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म ना हो रहा हो तो। और फैट दिखाई दे सकता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल में सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी। कुछ वेजिटेबल्स की सेल्स दिखाई दे सकती हैं। तो हमको इस टाइप से माइक्रोस्कोप में अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी, और उनको हम लोग एक एक करके समझेंगे कि कैसे हमको दिखाई देंगे और कैसे हमको दिखाई एक्चुअली कैसे दिखाई देते हैं। मतलब हम लोग डायग्राम्स पूरे सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि सेल्स में हमको यहाँ पे आरबीसी, पस सेल, एपिथेलियल सेल, मैक्रोफेजेस हमको यहाँ पे ऐसे दिखाई दे सकती है माइक्रोस्कोप में। देन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बैक्टीरिया, और हमको यहाँ पे ईस्ट सेल दिखाई दे सकती है। ईस्ट सेल इस टाइप की दिखाई देंगे जिसमें से बड फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। और बैक्टीरिया हमको छोटे छोटे घूमते हुए दिखाई देंगे आसपास, तो हम यहाँ पे उनको बता सकते हैं कि बैक्टीरिया है, ईस्ट सेल है। पैरासाइट में हमको यहाँ पे एग्स, ओवा, सिस्ट, ट्रोफोजोइट, लार्वा वगैरह दिखाई देंगे। अदर्स अदर्स हम लोग कुछ मटेरियल की बात करें तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल दिखाई देता है, जिसमें फैट ग्लोब्यूल्स, स्टार्च ग्रेन्यूल्स या फिर मसल फाइबर, म्यूसिन, म्यूकस, ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे अदर मटेरियल में दिखाई दे सकती हैं। तो माइक्रोस्कोप में लगभग लगभग हमको इतनी सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। और अब ये क्यों दिखाई देती है, मतलब नॉर्मली तो आरबीसी हमारे उसमें आने नहीं चाहिए स्टूल में, तो क्यों आ सकती हैं आरबीसी? पर्सेल नॉर्मल कितनी होती हैं, ज़्यादा मात्रा में आएंगी तो कैसे आएंगी, कितनी आएंगी? एपिथेलियल सेल ज़्यादा मात्रा में आएंगी तो कैसे आएंगी? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर अब आगे डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें अगर से, तो माइक्रोस्कोप में, तो जैसे हम लोग यूरिन में क्या करते थे कि हम लोग 10 से 15 ml यूरिन लेते थे और उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते थे, 10 से 15 ml यूरिन को। और फिर उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करके उसमें नीचे जो सेडिमेंट हमारा बनता था, उस सेडिमेंट को हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्कोप में देखते थे। तो माइक्रोस्कोप में जब हम लोग उसको देखते थे तो हम लोग उसको बता देते कि भाई पास सेल है, एपिथेलियल सेल है, कौन सी जो भी सारी चीज़ें रहती थी। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टूल में ऐसा नहीं करते हैं। स्टूल में हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा स्टूल सैंपल लेंगे, एक स्लाइड में थोड़ा सा मात्रा में स्टूल सैंपल लेंगे, उसमें नॉर्मल सेलाइन की 1 से 2 ड्रॉप डालेंगे, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर उसके ऊपर कवर स्लिप रख लेंगे। ठीक है। तो जो ये मेथड है कि हम लोग एक कवर से एक स्लाइड ली, उसमें थोड़ा सा स्टूल रखा, उसमें 1 से 2 ड्रॉप हम लोगों ने नॉर्मल सेलाइन डाला, उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, उसके ऊपर कवर स्लिप रख ली। तो इस मेथड को हम लोग यहाँ बोलते हैं सेलाइन बेट माउंट प्रिपरेशन। तो सेलाइन बेट माउंट प्रिपरेशन का मतलब होता है सेलाइन का यूज करके स्टूल को डाइल्यूट किया हम लोगों ने थोड़ा सा उसको, और उसका एक बेट माउंट बनाया, मतलब एक थोड़ा सा जिसमें पानी हो और उसका प्रॉपर तरीके से एक स्लाइड बनाई। किस टाइप की दिखती है स्लाइड, बात कर लेते हैं। इस टाइप से हमारा बेट, एक स्लाइड हमारी है, स्लाइड में स्टूल थोड़ा सा हमने लिया, उसमें नॉर्मल सेलाइन डाला और उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया और उसके ऊपर कवर स्लिप रख दी। तो इस टाइप का हमारा यहाँ पे सेलाइन बेट माउंट तैयार होता है। ठीक है। अब सेलाइन बेट माउंट हम लोग क्यों बनाते हैं? तो पहला ये है कि हम लोग यहाँ पे जब हम लोग अगर ट्रोफोजोइट मौजूद है, मतलब अगर बैक्टीरिया का सॉरी पैरासाइट का अगर ट्रोफोजोइट मौजूद है, वो हमको यहाँ पे सेलाइन में चलता हुआ दिखाई देता है, घूमता फिरता है हमारा दिखाई दे सकता है। ठीक है। जैसे कि बेलिडियम कोलाई हमारा हो सकता है, जियार्डिया लैम्बला हमारा हो सकता है, तो उनके ट्रोफोजोइट हमको यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एग जो है हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं, जो हेलमेंथ वगैरह के एग्स वगैरह होते हैं, ओवा वगैरह होते हैं, वो हमको यहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं। और बेसिक अगर स्टूल की जब हम लोग माइक्रोस्कोपी करते हैं, सेल्स वगैरह देखना है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह देखनी है, तो फिर उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे सेलाइन बेट माउंट ही बनाते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि नॉर्मल सेलाइन को स्टूल के साथ मिक्स करना है, और मिक्स करने से क्या होता है कि हमको यहाँ पे माइक्रोस्कोप पे हम लोग को सारी चीज़ें देखने में आसानी हो जाती है। तो नॉर्मल सेलाइन के साथ मिक्स करते हैं, तो चाहे पैरासाइट हो या फिर कोई भी सेल हो, तो उनका शेप जो है वो वैसा का वैसा ही बना रहता है हमारा। डिस्टिल वाटर डालेंगे तो फिर उनका शेप हमारा चेंज हो सकता है, आरबीसी लाइज हो सकती है हमारी। लेकिन नॉर्मल सेलाइन डालने से ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल हमारे जो आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी हैं या फिर जो पैरासाइट हैं, उनका शेप जो है हमको सेम दिखाई देता है। और यहाँ पैरासाइट हमको मोटाइल दिखाई देते हैं, मोटिलिटी मतलब घूमते फिरते दिखाई दे सकते हैं हमको यहाँ पे।
जब हम लोग नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं। यही अगर आयोडीन प्रिपरेशन हम लोग करें, इसके बाद हम लोग आयोडीन बेट माउंट की बात करेंगे। तो आयोडीन में हमको यहाँ पे थोड़ा-सा जो भी पैरासाइट के एग हैं, तो वो कलर दिखाई देते हैं, लेकिन वो इमोटाइल हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं हमारे आयोडीन में। लेकिन नॉर्मल सलाइन में हमको वो घूमते-फिरते दिखाई देते हैं, ठीक है? और प्रोसीजर क्या है कि हम लोगों ने 1 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन ली, उसमें स्टूल सैंपल थोड़ा-सा मिक्स किया, कवर स्लिप रखा और माइक्रोस्कोप डायरेक्ट देख सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाने में इसमें, लेकिन बस हमको ये ध्यान रखना है कि कैसे हमको बनाना है इसको, कि पहले क्या लेना है, कितनी बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टूल नहीं ले लेना है, नहीं तो पूरे में स्टूल हो जाएगा, तो फिर कैसे हम उसको माइक्रोस्कोप में देख पाएंगे। तो थोड़ा सा स्टूल सैंपल लेना है, बहुत थोड़ा सा, और उसको फिर नॉर्मल सलाइन की 1 ड्रॉप के साथ अच्छे से मिक्स करना है, और फिर उसमें कवर स्लिप रखनी है हमको। क्या क्या दिखाई देता है? मोटाइल ट्रोफोजोइड दिखाई दे सकते हैं, एग दिखाई दे सकते हैं, लार्वा दिखाई दे सकते हैं, और जो भी सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल सेल, बैक्टीरिया, ये सब हमको यहाँ पे घूमते फिरते दिखाई दे सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो भी होंगे, फंगस वगैरह। तो हम लोग को अगर नॉर्मल स्टूल की माइक्रोस्कोपी अगर करनी है, तो उस पर हम लोग यहाँ पे सेलाइन बेट माउंट का यूज़ करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्टूल में अगर से हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा कलर करके चीज़ों को देखनी है, साफ थोड़ा चीज़ों को देखनी है, तो फिर हम लोग यहाँ पे आयोडीन माउंट का यूज़ करते हैं। तो आयोडीन सॉल्यूशन हम लोग लेंगे, उसमें थोड़ा सा स्टूल में लाएंगे, और उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ थोड़ा सा स्टूल रखेंगे, उसमें आयोडीन लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और उसके ऊपर रख देंगे कवर स्लिप। तो फिर हमारा ये हो गया आयोडीन माउंट प्रिपरेशन। तो आयोडीन माउंट प्रिपरेशन में होता यह है कि जो भी जो पैरासाइट्स होते हैं, उनके जो एग हों, या फिर जो सिस्ट फॉर्म में पैरासाइट पाए जा रहे हों, या फिर ग्लाइकोजन जो हमारी मिलता है हमारे स्टूल में देखने के लिए, तो इनको हम लोग यहाँ पे कलर थोड़ा सा हो जाता है हमारा, थोड़ा सा ब्राउन कलर देखने के लिए, या फिर येलो कलर में थोड़ा सा हमको देखने के लिए मिलते हैं, और थोड़ा साफ दिखाई देते हैं हमको यहाँ पे। डिसएडवांटेज ये है इसका कि ट्रोफोजोइट हो, बैक्टीरिया हो, तो वो हमको मोटिलिटी उनकी खत्म हो जाती है, उनको डेड कर देता है। तो हमको मोटाइल तरीके से नहीं दिखाई, घूमते फिरते दिखाई देंगे यहाँ पे वो, लेकिन हमको थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखाई दे सकते हैं। तो एक एडवांटेज है कि थोड़ा साफ दिखाई देंगी चीज़ें हमको, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि हम उसको मोटाइल फॉर्म में नहीं देख पाएंगे, ठीक है। बात करते हैं तो आयोडीन सॉल्यूशन क्या करता है, इसको लोगोस आयोडीन सॉल्यूशन भी हम लोग बोलते हैं। पैरासाइट के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टैंड कर देता है, एग को हमको प्रॉपर तरीके से दिखाई देता है, ग्लाइकोजन जो हमारे स्टूल में मिलता है देखने के लिए, वो ब्राउन कलर का हमको यहाँ पे दिखाई देता है। न्यूक्लियस और इंटरनल पैरासाइट के स्ट्रक्चर डिटेल देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे दिखाई देते हैं डिटेल में अभी हम लोग आगे डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, बनाते कैसे हैं, स्लाइड लेंगे, स्लाइड में हम लोग आयोडीन की 1 ड्रॉप डालेंगे, थोड़ा सा स्टूल उसमें मिक्स करेंगे, कवर स्लिप रखेंगे, और माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। तो इस टाइप से बन गया, और माइक्रोस्कोप में उसको देखेंगे। क्या दिखता है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोटिलिटी दिखाई नहीं देती है, ट्रोफोजोइट वगैरह डेड हो जाते हैं इसमें। स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल से देख सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आयोडीन यूज करते हैं स्ट्रक्चर को डिटेल में देखने के लिए। यदि किसी के नॉर्मल सलाइन में हमको यहाँ पे एग या फिर ट्रोफोजोइट दिखाई दे रही हैं, तो उसमें हम लोग देख लेंगे, और दिखाई देते हैं अगर से, तो फिर हम लोग उसका चाहे तो फिर हम लोग यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन हम लोग उसका, या फिर आयोडीन माउंट बना करके उसको और अच्छी डिटेल में हम लोग देख सकते हैं। नॉर्मली हमको आयोडीन और नॉर्मल सलाइन दोनों में ही हम लोग यहाँ पे दोनों स्मीयर बना करके देखते हैं माइक्रोस्कोप में, जिससे कि हमको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो सकें चीज़ें। तो हमने बात कर ली कैसे हम लोग यहाँ प्रिपरेशन करते हैं, किसकी अमाउंट पे कैसे प्रिपेयर करते हैं आयोडीन और सलाइन का। अब हम देख लेते हैं कि माइक्रोस्कोप में कैसी चीज़ें हमको दिखाई देंगी। तो पहले सबसे पहले सेल्स की बात करेंगे, इसके बाद हम लोग पैरासाइट की बात करेंगे, फिर बैक्टीरिया और फंगस की बात करेंगे, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हमको स्टूल में दिखाई देता है। सबसे पहले सेल्स की बात कर लेते हैं। तो सेल्स में कौन कौन सी सेल्स हमको यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो अलग अलग सेल्स से हमको ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी बीमारी उस व्यक्ति को है। जैसे कि अगर किसी की स्टूल में हमको आरबीसीज दिखाई दे रही हैं, इस टाइप की आरबीसीज दिखाई देंगी हमको। आरबीसीज दिखाई दे रही हैं तो नॉर्मली स्टूल में आरबीसीज नहीं मिलती हैं। अगर आरबीसी आ रही हैं तो फिर उसको दिक्कत है। कौन सी दिक्कत हो सकती है, उसको हो सकते हैं अमोइबिक बेसिलरी, मतलब कि ये हमारा हो जाता है कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन उसको हो सकता है, अल्सर वगैरह हो सकते हैं, जीआई ट्रैक्ट मतलब कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है उसको। तो इन सब टाइम पे उसको हमको यहाँ पे स्टूल में उसको आरबीसीज वगैरह दिखाई देती हैं। ठीक है, तो कैसे आरबीसीज होती हैं, जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारा मान लेते हैं, अगर वहाँ पे वो डैमेज हो रहा है किसी कारण से, पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो डैमेज हो रहा है, अल्सर वगैरह हो सकते हैं, तो वो डैमेज हो सकता है। जो अगर इंटेस्टाइन जो हमारी जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग वगैरह है, तो अगर वो डैमेज हो रही है और वहाँ से ब्लड अगर से निकल रहा है हमारा, तो फिर वो आरबीसीज जो है हमको यहाँ पे स्टूल में देखने के लिए मिलेंगी। ब्लड में जो आरबीसीज होती है वो हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। तो फिर उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हो सकता है उसको पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, अल्सर हो, या फिर जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग उसको हो रही हो, जिसके कारण उसको स्टूल में उसकी आरबीसीज देखने के लिए मिल रही है। यहीं अगर पस्सेल्स किसी की स्टूल में दिखाई दे तो उसको हो सकता है उसको इन्फेक्शन हो,
या फिर इन्फ्लामेशन हो, मतलब इंटेस्टाइन वगैरह में सूजन वगैरह उसको हो, ठीक है। अगर से इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन होता है तो हमको यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स अधिक मात्रा में दिखाई देती हैं। यहीं यदि किसी को पैरासाइट का इन्फेक्शन वगैरह हो और उसके कारण अगर से आरबी डब्ल्यूबीसीज बढ़ रही है तो फिर यहाँ पे यूसिनोफिल्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो कॉमन कॉमन कब आती है हमारी ये, अगर किसी को बैक्टीरिया का इन्फेक्शन वगैरह है, कोलाइटिस किसी को हो गया है, सीवियर डायरिया अगर किसी को हो गया है, तो इन कंडीशंस में हमको यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज जो है, फिर पस्सेल जिनको हम लोग बोल सकते हैं, वो हमको यहाँ पे स्टूल में देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन हमको अधिकतर न्यूट्रोफिल्स दिखाई देती है हमको यहाँ पे, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि कब इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन में हमको पस्सेल दिखाई देंगी, अधिकतर न्यूट्रोफिल्स दिखाई देती हैं, और कॉमन कौन कौन सी हमको यहाँ पे डिसीजेस हैं या फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण हमको यहाँ पे पस्सेल्स दिखाई देंगी हमको यहाँ पे स्टूल में। तीसरी बात कर लेते हैं एपिथेलियल सेल्स की। तो इस टाइप की हमको एपिथेलियल सेल्स दिखाई देती है माइक्रोस्कोप। देखो नीचे हम लोग डायग्राम डाले हुए हैं जिससे हमको आसानी हो विजुअलाइज करने में कि किस टाइप की चीज़ें दिखाई देती हैं। जो सारी आरबीसीज हैं और ये सारी हमारी डब्ल्यूबीसीज हैं और ये हमारी सारी एपिथेलियल सेल्स हैं। तो एपिथेलियल सेल में क्या होता है कि बड़ी होती है थोड़ी सी और बीच में हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है, तो एक पहचान है एपिथेलियल सेल की। तो एपिथेलियल सेल में क्या होता है, अगर हमारी जो नॉर्मल इंटेस्टाइन की लाइनिंग जो है वो पूरी हमारी एपिथेलियल सेल्स की ही बनी हुई होती है। तो नॉर्मली वो जो एपिथेलियल सेल पुरानी होती जाती है तो वो शेड होती हैं, गिरती हैं और हमको स्टूल में देखने के लिए मिलती हैं, नॉर्मली देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन यही यदि इनका नंबर ऑफ काउंट बढ़ने लगे तो हो सकता है कि हमारा जो है, जो लाइनिंग है उसमें इरिटेशन वगैरह हो सकता है वहाँ पे स्वेलिंग हो सकता है वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हो रहा हो, इन्फ्लामेशन हो रहा हो, सूजन आ रही हो। तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पे एपिथेलियल सेल जो है माइक्रोस्कोप में देखने के लिए मिलती है बढ़ी हुई मात्रा में स्टूल में, ठीक है। तो हमने बात कर ली कैसे आरबीसी, पस सेल और एपिथेलियल सेल हमको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए मिलती हैं और कब ये हमको ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती हैं और कौन कौन सी कंडीशन इनकी हो सकती है। हमने सेल्स की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं पैरासाइट्स के बारे में। तो पैरासाइट्स हमको यहाँ पे 4 फॉर्म में यहाँ पे हमको स्टूल में दिखाई दे सकते हैं। अगर अडल्ट फॉर्मेट हमको यहाँ पे अडल्ट फॉर्म जो होता है पैरासाइट का वो हमको नहीं दिखाई देता है स्टूल में जो माइक्रोस्कोपी जो हम लोग करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल हमको अगर अडल्ट पैरासाइट आ गया झोंके से स्टूल में वो हमको फिजिकल एग्जामिनेशन में ही हमको दिख जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन तक अगर जा रहे हैं तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमको 3 फॉर्मेट दिखाई देंगे। एक तो दिखाई देगा ओवर दिखाई देगा, दूसरा हमको दिखाई दे सकता है सिस्ट फॉर्मेट में, फिर लार्वा स्टेज में दिखाई दे सकता है और फिर लार्वा के बाद हम ट्रोफोजोइट भी दिख सकता है हमको यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं सारी चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं। तो ओवा जो है या फिर जिसको हम लोग एग बोलते हैं, एग जो है हमको मेनली यहाँ पे हमको हेलमेंथ्स के दिखाई देते हैं। हेलमेंथ एक कैटेगरी है हमारी पैरासाइट की, जब हम लोग पैरासाइटोलॉजी पढ़ेंगे तो अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे नाम पढ़ ले रहे हैं ना कि एग होता है या फिर ट्रोफोजोइट होता है, सिस्ट होता है, लार्वा स्टेज, अडल्ट स्टेज होती है। इन सबको जब हम लोग पैरासाइटोलॉजी पढ़ेंगे, एक एक पैरासाइट के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग इन स्टेजेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। किसी पैरासाइट में सिर्फ ओवा और सिस्ट स्टेज होती है, किसी में ओवा सिस्ट ट्रोफोजोइट होती है, किसी में ट्रोफोजोइट और सिस्ट स्टेज बस होती है, किसी में चारों स्टेज पाई जाती हैं, ओवा सिस्ट ट्रोफोजोइट लार्वा स्टेज अडल्ट वॉर्म। तो अलग अलग पैरासाइट में अलग अलग टाइप की स्टेजेस में वो डेवलप होता है और किसके एग कैसे दिखाई देते हैं या फिर किसका पैरासाइट की ट्रोफोजोइट या फिर सिस्ट कैसे दिखाई देते हैं, अडल्ट पैरासाइट का साइज किसका कैसा होता है, तो वो सब हम लोग पैरासाइटोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बेसिक ये देख लेते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या है उसके स्टूल में पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट जब देखेंगे तो जब हम लोग अगर एग्स की बात करें ऐसे राउंड शेप के हमको एग दिखाई देते हैं पैरासाइट में और इसको हम लोग जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कहीं ये जो हमको दिख रहा है कचरा वगैरह तो नहीं है या फिर ऐसी कुछ भी तो नहीं दिख रहा है, तो उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान में रखते हैं। तो एक तो ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ओवल शेप का दिखाई देगा हमको, ठीक है। कभी बार राउंड भी हो सकता है लेकिन अधिकतर ओवल शेप के दिखाई देते हैं और इसकी बॉल जो होती है थोड़ी थिक होती है। जैसे कि टीनिया स्पीसीज के जो हमारे एग होते हैं इनकी बॉल में इस टाइप के थिक होती हैं और लाइनिंग्स हमको यहाँ पे दिखाई देती हैं और आयोडीन से हम लोग यहाँ पे स्टेन करके इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे टीनिया सोलियम, टीनिया साइजिला अलग अलग स्पीसीज होती हैं। टीनिया जो हमारा पैरासाइट होता है, टैप बम होता है एक्चुअली टीनिया हमारा, तो उसके एग हमको यहाँ पे ऐसे ओवल शेप के दिखाई देंगे और थिक इसकी बॉल दिखाई देगी। यहाँ पे यहीं एच नाना की अगर बात करें तो एच नाना के एग हमको इस टाइप का दिखाई देंगी और यहीं हम लोग एस्केरिसिस लुम्ब्रिकॉइडिस की बात करें तो एस्केरिसिस लुम्ब्रिकॉइडिस के एग हमको इस टाइप के दिखाई देंगे। तो इनका साइज कितना होता है, किस टाइप का दिखाई, तो ये सब चीज़ें हम लोग पैरासाइटोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको पता रहे कि जो ओवा या फिर एग है माइक्रोस्कोप में कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। यहीं हम लोग बात करें सिस्ट की, तो सिस्ट क्या होता है, जो प्रोटोजोआस होते हैं, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे,
या फिर सिंगल सेल जो पैरासाइट होते हैं उनमें हमको यहाँ पे सिस्ट स्टेज देखने के लिए अधिकतर मिलती है। तो सिस्ट स्टेज में क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने बात करी कि जो एग स्टेज है इसमें इसका बॉल जो थिक होता है, ऐसे हमको सिस्ट स्टेज में भी जो बॉल थोड़ा सा थिक थिक देखने के लिए मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी थिक नहीं होता है, लेकिन थोड़ा थिक होता है क्योंकि वो जिससे कि सर्वाइविलिटी थोड़ी सी बढ़ जाए हमारी, है ना, सर्वाइव प्रॉपर तरीके से कर सकें वो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसकी बॉल थोड़ी सी थिक होती है हमारी, तो हमको यहाँ पे सिस्ट और ट्रोफोजॉइट दोनों देखने के लिए मिल सकते हैं। और सिस्ट और ट्रोफोजॉइट कॉमनली हमको यहाँ पे प्रोटोजोआस में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सिस्ट स्टेज है, ये ट्रोफोजॉइट स्टेज है, सिस्ट स्टेज है, ट्रोफोजॉइट स्टेज है, बिना कलर की है, हम लोगों ने स्टैन इसको नहीं किया हुआ और यहाँ पे स्टैन करके हम लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के हमको दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप में। प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर हम लोग बैक्टीरियोलॉजी में देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग लार्वा स्टेज की बात करें तो लार्वा जो स्टेज होती है वो अडल्ट वर्म की ही इमेच्योर स्टेज होती है। जैसे कि मैं जूम करके यहाँ दिखाऊं तो ये एक पैरासाइट है जिसकी अडल्ट स्टेज है और इसी की लार्वा स्टेज है। तो अडल्ट वर्म माइक्रोस्कोप में देखना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन लार्वा स्टेज हमको यहाँ पे आसानी से माइक्रोस्कोप में देखने के लिए मिल जाती है। लार्वा स्टेज मतलब कि अडल्ट वर्म की ही इमेच्योर स्टेज हमारी होती है। तो हम बात करें कि पैरासाइट में हमको 4 कैटेगरी की हम लोग चीजें दिख सकते हैं पैरासाइटोलॉजी में। पैरासाइट में जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं स्टूल में तो ओवा देख सकते हैं, सिस्ट देख सकते हैं, ट्रोफोजॉइट देख सकते हैं और लार्वा स्टेज देख सकते हैं। इसकी सब स्टेज की हम लोगों ने डायग्राम देख ली और कैसे कैसे हम लोगों ने कुछ पहचानने के फीचर समझ लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि हमारे पैरासाइट बैक्टीरिया हो सकते हैं और हमारे हो सकते हैं ईस्ट सेल या फिर फंगस, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं नॉर्मली हमारे स्टूल में पाए जाते हैं, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही बैक्टीरिया या फिर ज़्यादा मात्रा में हमको देखने के लिए मिलने लगे, बढ़ जाए इनकी संख्या, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि साइजेला, साल्मोनेला। इन बैक्टीरिया का जब इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को होता है तो उसके स्टूल में हमको यहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ी हुई बैक्टीरिया दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे साइजेला या फिर जो हमारा साल्मोनेला होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पे हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक यूज कर सकते हैं बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखने के लिए। उसमें बैक्टीरिया हमको मोटाइल मतलब चलता हुआ दिखाई देता है, मोटिलिटी करता हुआ दिखाई देता है। तो हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक का भी डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। आज हम लोग इतना देख लें कि जो स्टूल में जब हम लोग माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो हमको बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। बैक्टीरिया नॉर्मल हो सकता है, हमारा नॉर्मल जो बैक्टीरिया होता है, नॉर्मल स्टूल में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, नॉर्मल पाए जाते हैं, एडिक्वेट अमाउंट में पाए जाते हैं, लेकिन वहीं अगर इनका काउंट बढ़ जाए तो इन्फेक्शन की कंडीशन में काउंट हमारा बढ़ सकता है, ठीक है। पैथोजन जो नॉर्मल फ्लोरा हमारा होता है वो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो। यही अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया जैसे कि साल्मोनेला या साइजेला की बात कर रहा हूँ तो वो पैथोजेनिक है, वो हमारी बॉडी में नॉर्मली नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अगर इन्फेक्शन इनका हो जाए, कोई फुल्की उल्की वगैरह बहुत ज़्यादा बाहर की खाता है तो उसको वगैरह ये सब होने के खतरा साल्मोनेला वगैरह बढ़ जाते हैं उसको, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे पैथोजेनिसिटी की बात करें तो फिर हमको यहाँ बैक्टीरिया का काउंट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। यहीं अगर हम लोग फंगस की बात करें तो कई बार स्टूल कलेक्ट करते टाइम क्या होता है कि कंटामिनेशन के कारण फंगल देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन फंगस अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिले, ठीक है, तो हो सकता है उसको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है उसको, ठीक है। तो फंगल सेल हमको इस टाइप पे दिखाई देती है कि राउंड रहती है और बर्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये मदर सेल है या फिर ये डॉटर सेल है, इस टाइप से हम उसको डिनोट करते हैं। बर्डिंग हमको यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर हम लोग कंटामिनेशन के कारण फंगल देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर हम लोग का स्टूल पुराना थोड़ा सा हो गया है, हम लोगों ने उसको माइक्रोस्कोप प्रॉपर तरीके से नहीं करी तो हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है फंगल। तो 2-3 रीजन हो सकते हैं फंगस होने के, एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, एक तो पुराने स्टूल हो सकते हैं, फिर कंटामिनेशन हो सकता है हमारा, ठीक है। तो इन 3-4 कंडीशन में हमको यहाँ पे फंगस दिखाई देती है। नॉर्मली हमको यहाँ पे कैंडाइडा नाम की एक फंगस दिखाई देती है जिसका इन्फेक्शन भी हो सकता है, फिर कंटामिनेशन के कारण भी हमारी आ सकती है। तो हमने बात करी बैक्टीरिया के बारे में और यहाँ पे ईस्ट सेल या फिर हम लोगों ने फंगस के बारे में बात करी, जो कि ऑर्गेनिज्म में हम लोग जिनको काउंट करते हैं। अदर चीज़ों की बात करें, अदर चीज़ों में हम लोग के यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स की बात करेंगे, 3-4 पार्टिकल्स की बात करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल क्या होते हैं? ऐसे पार्टिकल जो कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए हैं किसी कारण से, जैसे कि हमारी बॉडी में माइल एब्जॉर्प्शन हो हमको, या फिर हम लोग को यहाँ पे हमारे इंटेस्टाइन जो है वो रैपिड ट्रांजिट में, मतलब बहुत जल्दी से भोजन को पचा दे रहे हो प्रॉपर, उसको उसका अंदर का जो है जो भी सारी मटेरियल है, मतलब कि फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन वगैरह, उसको प्रॉपर डाइजेस्ट करे बिना ही जो है स्टूल के माध्यम से उसको बाहर निकाल दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में माइल एब्जॉर्प्शन या फिर रैपिड ट्रांजिट की कंडीशन में हमको यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल यहाँ पे माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं। पहले की बात करें तो फैट ग्लूब्यूल्स दिखाई दे सकते हैं, फैट की ड्रॉपलेट्स इस टाइप की हमको दिखाई देती हैं, फैट ऐसे हमको दिखाई दे रहा है स्टूल में फैट, ठीक है। स्टेटोरिया की कंडीशन में फैट दिखाई देता है, इससे पहले भी हम लोगों ने बात करी हुई है। तो फैट हमको इस टाइप से माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। यहीं स्टार्च की बात करें
तो जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में डिफेक्ट आ जाए, ठीक है, अमाइलेज प्रॉपर तरीके से हमारा जो है अमाइलेज एंजाइम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है हमारा, ठीक है, जो कि हमारा पैंक्रियाज रिलीज करता है। तो पैंक्रियाज में अगर कोई डिफेक्ट आ जाए, वो अमाइलेज प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं कर पा रहा हो, ठीक है, तो फिर हमको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है। उसके कारण जो स्टार्च जो है वो हमको यहाँ पे माइक्रोस्कोप में देखने के लिए मिलता है। स्टार्च जो हमारा है कार्बोहाइड्रेट ही है, स्टार्च इसको हम लोग यहाँ पे पॉलीसेचेराइड में काउंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, कार्बोहाइड्रेट में। तो इस टाइप से हमको स्टार्च दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में। मसल फाइबर, अगर से प्रोटीन डाइजेशन डिफेक्ट अगर किसी को हो जाए, जो हमारे प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम्स होते हैं वो भी हमारा पैंक्रियाज ही निकालता है, अगर वो डिफेक्ट कर जाए, वो प्रॉपर तरीके से लाइज ना हो, ठीक है, तो इस टाइप से हमको मसल्स फाइबर स्टूल्स में दिखाई देती है। मतलब कि हम हमारे यहाँ पे जो भी हमने प्रोटीन वगैरह डाइट में लिया हुआ है, जो मतलब कि नॉर्मल अगर नॉनवेज अगर कोई खाता है, तो नॉनवेज में हमको यहाँ पे मसल्स फाइबर मिलते हैं। नॉनवेज खाने वालों की ही डाइट में हमको यहाँ मसल फाइबर दिखाई देते हैं, क्योंकि मसल्स तो नॉनवेज खाने में ही पाए जाते हैं। तो यदि कोई नॉनवेज खाना खाता है और उसकी बॉडी प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है प्रोटीन को, तो वो जो मसल फाइबर हैं वो हमको यहाँ पे स्टूल में देखने के लिए मिलेंगे इस टाइप से। तो हमने बात करी कि कैसे हमको मसल फाइबर, स्टार्च ग्रेन्यूल्स और फिर हमको यहाँ पे फैट ग्लूब्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हमारी माइक्रोस्कोपी क्लास हम लोग की आज यहाँ पे एंड हुई। अब हम लोग को देखेंगे कि जो भी हमारा लाइव सेशन इसके बाद चलेगा, इसमें हम लोग 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और 20 एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग का यहाँ पे देखेंगे कितना हमारा, ठीक है, 20 एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करें। लाइव क्लास में मिलते हैं, लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं व्हाट्सएप पर, तो वहाँ पे सब लोग आकर के ज्वाइन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।